1991 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत में निम्नलिखित शिक्षा दर बिहार में जनगणना 1911 के अनुसार भारत में न्यूनतम साक्षरता दर 61.8% राज्य की है एवं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी बिहार 1106 व्यक्ति वर्ग किमी है। सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य केरल 1084 से 1000 तथा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय 27.9% है। अगले दो प्रशंसा निम्नलिखित सारणी पर आधारित है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा आगे आने वाले दो प्रशंसों के उत्तर दीजिए। सारणी कुछ एशियाई देशों के लिए विकास सूचकांक देश जन्म पर शिशु आयु संभावित मृत्यु वयस्क दर से प्रति वर्ष सजीव जन्म शिक्षा दर प्रतिशत भारत 1995 1996 1995 62.4 72 चीन 59.2 38 82 इंडोनेशिया 64.0 47 84 मलेशिया 71.4 11 84 थाईलैंड 59.31 94 कोरिया 71.7 06 89 फिलीपींस 67.4 32 95 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? भारत के अतिरिक्त सभी देशों में शिक्षा का प्रतिशत 80 से अधिक है। मलेशिया तथा कोरिया की आयु संभावित अन्य सभी देशों में अपेक्षाकृत अधिक है। वयस्क शिक्षा जितनी ही अधिक होगी शिशु मृत्यु दर उतनी ही कम होगी। जन्म पर वायु संभावित भारत में लगभग उतनी ही है जितनी इंडोनेशिया की है। सी उपयुक्त तालिका को देखने से स्पष्ट है कि जिन देशों में वयस्क शिक्षा अधिक है वहीं शिशु मृत्यु दर निम्न एवं उच्च दोनों पाई जा सकती है। हम सारणी से देख रहे हैं कि चीन में वयस्क शिक्षा दर 1995 में 82 है जबकि 1996 में शिशु मृत्यु दर 38 है। इसके उलट हम देख रहे हैं कि इंडोनेशिया में वयस्क शिक्षा दर 1995 में 84 है जबकि 1996 में शिशु मृत्यु 47 है। अतः यह कथन स्पष्ट गलत है कि वयस्क शिक्षा जितनी अधिक होगी शिशु मृत्यु दर उतनी ही कम होगी। मानव विकास की बातें करके तो एशिया देशों में सर्वोत्तम निष्पादन है कोरिया का। उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि कोरिया में जन्म पर संभावित वायु उच्च 71.7 है। साथ ही शिशु मृत्यु दर निम्नलिखित तथा वयस्क शिक्षा दर उच्च 98 है। ये सभी आंकड़े इसके उच्च मानव विकास के सूचकांक है। अन्य देशों की अपेक्षा कोरिया का सूचकांक बेहतर है। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव के लिए नहीं देता है। अधिक आधारिक संरचना एवं सुख साधन सूचकांक भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव के लिए आधारिक संरचना एवं सुख सुविधा के सूचकांक को कोई महत्व प्रदान नहीं करता है जबकि इसके सूचकांक से शिक्षा स्वास्थ्य एवं बेरोजगारी को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था भारत की संवैधानिक विकास निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। गलत है। दिसंबर 1961 के गोवा को पुर्तगालियों से
मुक्त कराया गया। बाद में दमन एवं दीव के साथ मिलाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 30 मई 1987 को 96 संविधान संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। दिव्य खंभात की खाड़ी के समीप कठियावाड़ तट पर स्थित एक टापू है। दमन एवं दीव गोवा तथा दादरा एवं नगर हवेली का क्षेत्र 1954 तक पुर्तगालियों का उपनिवेशिक था, जिसे भारतीय सैनिकों ने 1954 के दादरा एवं नगर हवेली पर अधिकार कर लिया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट युक्ति नहीं है? केंद्र के साथ ही 7 राज्यों में दैर्ध्य शासन। 1999 ईस्वी में सुधार से भारतीय नागरिक असंतुष्ट न हो सके। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र होता जा रहा है। गोलमेज सम्मेलन भी कोई निश्चित दिशा प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं। इस कारण 1935 ईस्वी में कानून का निर्माण हुआ है। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों को स्वायत्त अधिकार तथा शासन के संपूर्ण विषयों को संघीय प्रांतों में समवर्ती विषय के रूप में विभाजित कर दिया गया है। केंद्र के लिए भी दैर्ध्य शासन की व्यवस्था की गई, परंतु प्रांतों के दैर्ध्य शासन समाप्त कर दिया गया, जैसे कि 1999 के कानून द्वारा प्रांतों में दैर्ध्य शासन की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत एक संघीय न्यायालय, एक केंद्रीय बैंक तथा द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई है। बारबन तथा अंदन को भारत शासन से पृथक कर दिया गया है। साथ ही सिंध और उड़ीसा के 2 नवीन प्रांत बनाए गए और उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांतों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। नागरिक मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, बिना किसी राज्य की सहमति से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार इस अध्यक्षता के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद की किसी अन्य देशों या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य, क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। विधानमंडल मंत्रिपरिषद। निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्यालय सचिव, आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अग्रत क्रम में इनका सही अनुक्रम है। भारत के मुख्यालय न्यायाधीश, संघीय मंत्रालय, संसद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार द्वारा 2026 जुलाई 1979 ईस्वी में प्रकाशित प्रोटोकॉल के अनुसार भारत में सार्वजनिक पदाधिकारियों का क्रम इस प्रकार है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। अपने राज्यों में 5 भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, 6 भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, 7 केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, अपने राज्यों में पूर्ण प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति। अध्यक्ष के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना। लोकसभा अथवा राज्यसभा के अध्यक्ष को मुख्यतः व्यवस्था संबंधित शक्तियां तथा विधायिका एवं अन्य कार्य संबंधित शक्तियां प्राप्त है। उसे संसद में व्यवस्था एवं मर्यादा बनाए रखने, पक्ष विपक्ष में बराबर मत पड़ने की दिशा में निर्णायक मत देने, प्रस्ताव, प्रतिवेदन और व्यवस्था के प्रश्नों को स्वीकार करने, गणपूर्ति
के अभाव में सदन की बैठक स्थगित करने, दल बदल कानून के उल्लंघन पर संसद के सदस्यों की सदस्यता को निरस्त करने आदि अनेक कार्यों का संचालन करता है। साथ ही सदन में सदस्यों को बोलने की अनुमति देना तथा सदस्यों को बोलने से रोकना भी उसके कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। इस घटना को बैठा जाना भी कहा जाता है। एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामक की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी, उसका नाम मतदान सूची से सम्मिलित हो। चूंकि भारतीय संविधान किसी भी नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान करता है, यदि वह कॉलेज का विद्यार्थी है तो उसे उम्मीदवार हेतु पर्याय से अनुमति की जरूरत नहीं है। साथ ही राजनीतिक दल का सदस्य होना एवं भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा करना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। चुनाव लड़ने हेतु मतदान सूची से होना अनिवार्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन के प्रस्तावित किया जा सकता है। ये सही नहीं है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में माना जाता है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मान्यता लोकसभा अध्यक्ष ही प्रदान करता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को बहुत कम अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को यदि पारित नहीं करती है तो वह उसे अधिकतम 14 दिन तक अपने पास में रोक सकती है। यदि वह 14 दिन से अधिक रोक लेती है तो वह स्वतः ही राज्यसभा पारित मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। संघ एवं राज्य संबंध प्रशासन जम्मू कश्मीर राज्य भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। केंद्र से राज्यों का वित्तीय हस्तांतरण हेतु दिशा निर्देशक सुझाने हेतु वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में पश्चात या आवश्यकता पड़ने पर उसके पूर्व एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसे अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। प्रथम वित्त आयोग 1991 के अध्यक्ष केसी विनियोगी थे, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के केंद्रीय वार्षिक बजट संबंधित प्रावधान दिया गया है। प्रत्येक वर्षों के 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट संसद में पेश किया जाता है। वर्ग विशेष उपबंध अनुसूचित जनजाति क्षेत्र लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है मध्य प्रदेश। संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 द्वारा क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं में स्थानों को आरक्षित किया गया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, जो देश के अन्य राज्यों से अधिक है। न्याय व्यवस्था संघ एवं राज्य भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
और उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 वन के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा, जबकि अनुच्छेद 46 दो के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करके जो राष्ट्रपति को उसको समय समय पर निर्देशित कर या सौंपे और उन कृतियों को निर्वहन कर जो उनको इस संविधान अथवा तस्य प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। अनुच्छेद 76 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रशांत पद धारण करेगा। संविधान अनुच्छेद 88 के उपबंध के तहत महान्यायवादी मंत्रिपरिषद या संसद का सदन न होते हुए भी सदन के किसी भी सदन के कार्यवाही में या उनकी समिति को बैठक में भाग लेने और अपने विचार देने का अधिकार रखता है। पंचायती राज व्यवस्था एवं संविधान संशोधन अनुसूची सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर उत्तर का चुनाव कीजिए। उप प्रभाव स्तर पर जिला परिषद असम, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश, जनजाति परिषद मेघालय, ग्राम पंचायतों का अभाव मिजोरम। 1993 ईस्वी में संविधान में 73वां संशोधन करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 द्वारा राज्यों में पंचायत के गठन का निर्देश है। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची की प्रविष्ट 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया है। भारत में पंचायतों का गठन एक स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय तथा 4 स्तरीय रूपों में किया गया है। केवल पश्चिमी बंगाल में 4 स्तरीय ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक अंचल परिषद एवं जिला परिषद पंचायत का गठन किया गया है। पंचायत समिति के नाम आंध्र प्रदेश मंडल प्रजा परिषद, मेघालय जनजातीय परिषद, नागालैंड जनजातीय परिषद, मिजोरम जनजातीय परिषद, असम उप प्रभाग स्तर पर जिला पंचायत। मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड में ग्राम पंचायतों का अभाव पाया जाता है। 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्देशित करता है देश में मजबूत एवं जीवित पंचायतों राज संस्थाओं की बुनियादी रखना। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। इस संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 में 243 की 43 का योग 11वीं सूची को जोड़ संपूर्ण भारत के एक वैधानिक संस्था के रूप में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। 11वीं सूची में 29वें मध्य है। इस नदियों का मुख्य उद्देश्य प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत पंचायती राज्य को अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना है। अर्थव्यवस्था विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है। GIGXM का क्रमशः अर्थ है उपयोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात। Y = C + I + G + माइनस X - M। किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश के निवेशों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं
के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। इसमें से उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों और पूंजी की गिरावट को घटा दिया जाता है और विदेश से प्राप्त विरुद्ध आय को जोड़ा दिया है। गणितीय समीकरण के रूप में इस निम्नवत प्रदर्शित किया जाता है। सी को कुल उपयोग व्यय और आई को कुल विनियोग व्यय, जी को कुल सरकारी व्यय, एक्स माइनस एम का विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय। गरीब एवं बेरोजगारी। तेज तेजी 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 वृहद स्तर पर बढ़ती हुई आय, उत्पादन एवं रोजगार के साथ उच्च स्तर का व्यवसायिक कार्यकलाप। स्तुति धमी गति के व्यावसायिक कार्यक्रम के साथ आय, उत्पादक एवं रोजगार में क्रमशः गिरावट। मंदी, अल्प रोजगार एवं बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर, आय, उत्पादक एवं रोजगार के तीव्र गिरावट। सुधार, मूल्य आय, उत्पादक एवं रोजगार के समान स्तर में गिरावट, स्तर में लगातार वृद्धि। वृद्धि स्तर पर बढ़ती हुई आय एवं उत्पादन एवं रोजगार के साथ स्तरीय व्यवसायिक कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में तेजी का पर्याप्त है। इसी तरह धीमी गति के व्यवसाय कार्यकलाप के साथ साथ आय, उत्पादक एवं रोजगार में क्रमशः गिरावट स्तुति को घोतक है। अर्थव्यवस्था में मंदी का अर्थ होता है अल्प रोजगार एवं बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर, आय, उत्पादन एवं रोजगार में तीव्र गिरावट, मूल्य आय, उत्पादन के एवं रोजगार के समान स्तर पर लगातार वृद्धि अर्थव्यवस्था में सुधार के मानदंड है। सर्वजयंती सहकारी रोजगार योजना का योजना 1 तारीख 12वां महीना 1997 से लागू हुई है। उद्देश्य शहरी बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार, गरीबी को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना है, किंतु इसमें शामिल नहीं है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना SJRY को 1 दिसंबर 1997 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना में पहले कार्यान्वित की जा रही 3 योजनाओं यथा नेहरू रोजगार योजना, निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी योजना तथा प्रधानमंत्री की सविनय शहरी गरीबी उन्मूलन योजना को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इस योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना PRY को सम्मिलित नहीं किया गया है। आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारतीय 1999 में जारी की गई थी। GDP श्रृंखला निम्नलिखित में से किसी एक वर्ष की आधार पर कीमत के संदर्भ में है। 1993 से 94 स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय संबंधित विभिन्न मापों के आंकलन हेतु केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने आधार पर वर्ष को बदल दिया है। अभी तक इसके आंकलन के लिए 1980 से 81 ईस्वी को आधार वर्ष के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे दल बदल कर अब 1993 से 94 कर दिया गया है। वर्तमान में वर्ष 2011 से भारत को भारत वर्ष के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया दादा भाई निरोजी। भारत में सर्वप्रथम 1864-68 ईस्वी में दादा भाई निरोजी ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति आय का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश्ड रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किया था। उन्होंने धन के बहिर्गमन को भारतीय गरीबी एवं उद्योगों को नष्ट होने का मूल्य
कारण बताया था। 1868 में उन्होंने बताया था कि इस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए के लगभग है। लाखों करोड़ पुरुष एवं स्त्रियां श्रमिकों में जो प्रस्ताव में काम करते हैं परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना उपयुक्त अंश संबंधित है। सामुदायिक विकास से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को 1952 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम भारत में अमेरिका संस्था फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पारस्परिक एवं आधारभूत सहयोग की भावना को उधार कर किस विकास कार्य को गति प्रदान करता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण करण शुरू हुआ। औद्योगिक लाइसेंस नीति से वास्तविक बदलाव के साथ भारत में 1991 में सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के संबंध में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। आर्थिक उदारीकरण नई नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी शुरुआत कुछ विशेष महत्व के उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के संबंध में लाइसेंस व्यवस्था का समाप्त कर देने के साथ हुई है। मुद्रा बैंक एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रूपांतर पूर्णतः परिवर्तनीय है। भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में स्वर्ण में एक मात्र पहला सही है। 19 अगस्त 1994 को भारत ने चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को प्राप्त कर लिया। भारतीय रूप का भुगतान शेष चालू खाते तथा स्वर्ण में परिवर्तनीय है। तारापुर समिति का गठन रुपए के पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए ही किया गया है। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से ध्यान रखा जाता है मूल्य स्तर की वृद्धि दर का। वर्तमान में मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में मूल्य स्तर की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। भारत का विदेशी व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार स्वदेशी सूचकांक में चढ़ावा का तात्पर्य है। बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयर के मूल्यों में समग्र चढ़ाव। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक को संक्षेपित रूप से सेंसेक्स कहा जाता है। संवेदी सूचकांक में चढ़ावा का अर्थ बीएसएफ में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव से है। दिए लेख का ऊपरी भाग कुछ महीने के बीएसई संवेदी सूचकांक में प्रकलनात्मक उतार चढ़ाव है और निचला भाग उसी उसी अवधि में ऑटोमोबाइल शेयर के आमतौर मूल्यों का विवेचना है, वास्तविक मूल्य नहीं दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुमान आलेख से निकाला जा सकता है?
ऑटोमोबाइल शेयर ने मूल्य में लगातार सुधार दर्शन है। 20 संवेदन सूचकांक में बड़े विचलन से अप्रभावित होते हुए जून तथा जुलाई में बीएसई संवेदी सूचकांक तथा ऑटोमोबाइल शेयर दोनों गिरे हैं, किंतु इनके गिरने का कारण यह आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक परिवर्तन ही हो। इसके पीछे अन्य आर्थिक गतिविधियों एवं मुद्रा बाजार भी कारण हो सकते हैं। विकल्प ए के अनुसार बीएसई संवेदी सूचकांक तथा ऑटोमोबाइल शेयर में समान गति से परिवर्तित नहीं पाया जाता तथा दोनों में असमानता गति से विचलन भी हुए हैं। अतः यहाँ विकल्प सी ही सत्य है। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। गिल्ट एल्चल्ट बाजार से रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का कार्य विक्रय किया जाता है। गिल्ट एल्चल्ट का अर्थ सर्वोत्तम या उत्कृष्ट होता है। इसे उत्कृष्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और इस क्षेत्र का अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है। यही कारण है कि बैंक और अन्य संस्थाएं इन प्रतिभूतियों के लिए विशेष आकर्षण रखती हैं। 1991 के पश्चात भारत के निर्यातों की वृद्धि दर में पर्याप्त वृद्धि हुई। भारत सरकार ने अवमूल्यन का आश्रय लिया। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। वर्ष 1991 से भारत के निर्यातों के उत्तरोत्तरवृद्धि हुई है। मुद्रा मूल्यांकन के आश्रय का यहाँ अर्थ प्रति वर्ष भारतीय मुद्रा अवमूल्यन से है। भारत में मुद्रा उन्मूलन तो किया गया किंतु प्रति वर्ष नहीं, अतः कथन ए सही है परंतु आर गलत है। विकास कार्यक्रम मानव विकास प्रतिवेदन से राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, संयुक्त राष्ट्र भारत मानव विकास प्रतिवेदन, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, भारत विकास प्रतिवेदन, विश्व बैंक, विश्व विश्व विकास प्रतिवेदन, संयुक्त राष्ट्र भारत मानव विकास प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किया जाता है। भारत विकास प्रतिवेदन को इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विश्व विकास प्रतिवेदन प्रति वर्ष विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। इस तरह मानव विकास प्रतिवेदन का संबंध विकास कार्यक्रम से है। विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कंपैटिटिव रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसी एक देशों का प्रथम स्थान है? सिंगापुर। विश्व आर्थिक मंच WEF की 1999 की ग्लोबल कंपैटिटिव रिपोर्ट में प्रकाशित वार्षिक सूची में प्रतियोगी कार्य व्यवस्था में सिंगापुर का स्थान शीर्षस्थ था। अंतिम स्थान यूरोप का 59वां था। 59वां देशों के लिए की गई इस रैंकिंग में भारत का 92वां संस्था था। वर्ष 1998 में भारत का स्थान 50वां था। वर्ष 2021 में भारत का 43वां स्थान है। भौतिक विज्ञान स्थलों के नाम केंद्रीय समुद्र मत्स्य एवं अनुसंधान संस्था, ए में 5 केंद्रीय
भेड़ प्रजनन फार्म बी में दो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था वन और राष्ट्रीय कृषि विस्तृत प्रबंध संस्था चार राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध NIAEM हैदराबाद आंध्र प्रदेश केंद्रीय भेड़ प्रजनन CSBF हिसार हरियाणा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था NDRI करनाल हरियाणा केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्था CMFRI कोच्चि केरल एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर पड़ा एक व्यक्ति सीट बजाने से अपने को गति में ला सकता है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता है क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति की गति के प्रतिक्रिया स्वरूप घर्षण बल कार्य करता है इसी आधार पर न्यूटन ने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम प्रतिपादित किया है न्यूटन के गति नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति जब किसी घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़े होकर सीट बजाता है तो वह स्थिर अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा तथा जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा अतः कथन एवं कारण आर दोनों सही है परंतु कारण कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है अतः सही विकल्प बी है न्यूनतम के गति के नियम के अनुसार कोई व्यक्ति जब किसी घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़े होकर सीट बजाता है तो वह स्थिर अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तित तो हो जाएगा तथा जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित की जाती है आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबंध उद्दीपन हटाने के बाद 0.06 सेकेंड तक बर्न रहता है ए सही है परंतु आर गलत है प्रश्नगत कथन ए सही है और जबकि कारण आर गलत है क्योंकि आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 1/10 सेकेंड बाद तक बना रहता है खाद्यान्नों के अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से खदानों में मीथेन गैस निकलती है ये गैस ऊपरी सतह पर कार्य एकत्रित होती है और ऊपरी सतह पर उच्च दाब बनाती है जब यह गैस एक मिश्रण से हवा मिलती है तो मीथेन गैस के उच्च दाब तथा हवा से ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करके विस्फोट करती है जर्मनी सिल्वर निकेल सोल्डर टीन ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन हाइपो सोडियम जमीन सिल्वर में तांबा 51% प्लस निकेल 14% प्लस जिंक 35% सोल्डर में सीसा 68% प्लस टीन 32% ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है इसके अतिरिक्त क्लोरीन का प्रयोग मास्टर गैस बनाने में HCI बनाने में तथा कागज एवं कपड़ों को वर्जित करने में किया जाता है हाइपो Na+S+O2+H2 सोडियम सल्फर ऑक्सीजन
आयातों संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी-छोटी मणिकाएँ उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित तो होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांति मान से अधिक हो जाता है। यूं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आपतन कोण का मान क्रांतीय कणों से थोड़ा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित तो होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण अतिरिक्त परिवर्तन कहते हैं। क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। पूर्णतः अतिरिक्त परिवर्तन में प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण आपत्ति प्रकाश परावर्तित तो हो जाता है। किसी पृष्ठ के जिस भाग में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है वह चमकने लगता है। इन्हीं कारणों से यातायात संकेतों पर जुड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं चमकने लगती है। हीरा भी इसी कारण चमकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? नाइक्रो कार्बोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्युमिनियम गुण धर्म से युक्त है जो कठोर एवं तन्य नहीं है। कष्ट आयरन कठोर तो होता है किंतु दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है, यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं। नाइक्रोम भंगुर होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से किस एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगे टीवी सेट चलाने हेतु गीगा हर्ट्ज के आवृत्ति की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश ध्वनि तथा सूक्ष्म तरंगे गीगा हर्ट्ज पर प्रसेषित नहीं की जा सकती है, जबकि रेडियो तरंग प्रसेषित की जा सकती है। रेडियो तरंग दिशा के आधार पर चलती है, यही कारण है कि रेडियो को टीवी के ऋतुवत रख रखना पड़ता है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का एनोडाइजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंग-रोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। 100 डेसिबल की आवाज की प्रबलता का स्तर संगत होगा। यंत्र कारखानों के शोर से ध्वनि एक विशिष्ट प्रकार की ताप तरंग होती है जिसका प्रायः वायु से होकर संरक्षण होता है। यद्यपि ध्वनि तरंगों का ठोस तथा तरल से होकर भी संरचना होता है, परंतु इसकी तीव्रता बहुत कम होती है। ध्वनि की समानता मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं। श्रव्य तरंगों को व्यक्ति आसानी से सुन लेता है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच 20,000 हर्ट्ज के बीच है। श्रव्य प्रसार से अधिक आवृत्ति की तरंगों को प्रश्रव्य तथा श्रव्य प्रसार से कम आवृत्ति के तरंगों के अपश्रव्य तरंग कहते हैं।
ध्वनि डेसिबल। ध्वनि स्रोत 1990 ज्वालामुखी विस्फोट विस्फोट 1880 रॉकेट इंजन 150 जेट प्लेन का उतरना 100 स्वचालित वाहनों की इंजन से उत्पन्न आवाज यंत्र कारखानों का शेयर शोर की दहाड़ आदि 60 सामान्य बातचीत से उत्पन्न ध्वनि प्रतिपादित नलिकाओं के साथ चोक असंगत होता है। चेक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ती है। प्रतिपादित नलिकाओं ट्यूबलाइट में स्टार का प्रयोग किया जाता है जो धारा को बढ़ाकर चौक को प्रेषित करता है चूंकि कुंडल के प्रेषित धारा की वोल्ट को बढ़ाकर ट्यूब लाइट को प्रेषित करता है जिससे ट्यूब लाइट जल जाती है। इसके पश्चात स्टॉक का कार्य समाप्त हो जाता है तथा चोक उच्च वोल्टता को कम करने तथा कम वोल्टता को उच्च करने का कार्य करता है तथा यह ट्यूब लाइट को खराब होने से रोकता है। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीट कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। लेजर बीम सीट को धूल एवं यांत्रिक खराबी से बचाता है तथा सूचकांक को एकत्र है। यह ध्वनि का पुनरुत्पाद करने चित्र का संग्रह करने लेखक संरक्षित करने का कार्य करता है। इस पर सूचकांकों को संग्रहित किया जा सकता है तथा इसके सूचकांकों को हटाया भी जा सकता है। जब एक सीडी ऑडियो एक वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर आयोडीन एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क में सतह पर सुरक्षात्मक लेंस कोटिंग होती है जो कि थीन फिल्म की भांति कार्य करती है और अपवर्तन परावर्तन विवर्तन और पारगम्य की परिघटना के लिए जिम्मेदार होती है। यही परिघटना सीटी के सूर्य के प्रकाशों में देखने पर इस धनुष के रंग दिखाई देने का कारण है। रासायनिक विज्ञान बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में आयोडीन का उपयोग करते हैं जबकि घरेलू प्रतिशत क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। ये सही है परंतु आर गलत है। कुछ गैसें जैसे अमोनिया NH3 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सामान्य तापमान पर भी अत्यधिक दबाव देकर इसे द्रवित किया जा सकता है। इसका सामान्य कारण यह होता है कि इनका क्रांतीय ताप काफी उच्च होता है। जैसे अमोनिया NH3 का क्रांतिकारी तापमान 132 डिग्री सेल्सियस है अतः अमोनिया NH3 को द्रवित करने के लिए निम्न ताप एवं उच्च दाब की आवश्यकता होती है जबकि रेफ्रिजरेटर में जाने के कारण उपयोग में लाया जाता है। इसीलिए अमोनिया का प्रयोग बड़े शीतगृह संयंत्रों में प्रशीतक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। शीतल पेयों जैसे कोयला में पर्याप्त मात्रा होती है कैफीन की
कैफीन एक मादक पदार्थ जो चाय, कॉफी आदि में पाया जाता है। कैफीन को ग्वारानिन भी कहा जाता है तथा ग्वानिन की कुछ प्रजातियां एवं कोको का उपयोग कोको जैसे कुछ पेय पदार्थों में किया जाता है। निकोटिन यह भी एक मादक द्रव्य है जो तंबाकू आदि में पाया जाता है। टैनिक इसका प्रयोग चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में होता है। रेनिन एक एंजाइम है जो पाचक क्रिया में सहायक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बायस में प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। 1 2 3 4 सभी कथन सही है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल पीने में लवणीय लगता है। कपड़ा धोने पर इससे झाग उतना नहीं होता, अतः कपड़ा धोने हेतु यह अनुपयुक्त होता है। बॉयलर्स में उबलने पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण सतह पर आकार जम जाता है तथा वाष्पन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसमें ऊष्मा का संकेंद्र जल में बढ़ाता जाता है और बॉयलर्स विस्फोट करके टूट जाता है। कठोर जल फल की सिंचाई हेतु भी उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि यह फसल जाइलम के अवरुद्ध कर देता है, जिसमें फसलें कुंठित हो जाती है। सिलिका जेल के भरी एक छोटी थैली गोलियां की या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों की अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल नमी सोखती है। नमी के कारण डिब्बों बंद दवाई डिब्बों खुलने के पश्चात नमी सोखकर टूटने लगती है। अतः दवाइयों को सुरक्षित रखने के लिए केमिस्ट तथा ड्रगिस्ट सिलिका जेल को डिब्बों में रख देते हैं, क्योंकि यह नमी सोखकर दवाओं को टूटने से बचाती है। मानव चिकित्सक विज्ञान, जंतु विज्ञान। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी पर्याप्त बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में पथरी कैल्शियम के ऑक्जेलिक अम्ल के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमाव के कारण ही बनती है। मानवीय गुर्दा मूत्र की सफाई करता है। चूंकि मूत्र में कैल्शियम मैग्नीशियम लवण के अतिरिक्त थोड़ी मात्रा में ऑक्जेलिक अम्ल भी होता है, अतः पथरी प्रायः कैल्शियम ऑक्जेलिक की बनी होती है। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। ए गलत है और आर सही है। मानव के स्थान के लिए लिंग निर्धारित पुरुषों की भूमिका प्रमुख होती है, क्योंकि पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। विविध को की एक्स गुणसूत्र से बालिका संतान तथा एक्स वाई गुणसूत्र से बालक संतान का जन्म होता है। रेशम कीड़ा अपने जीन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक जंतु पैदा करता है? कोशिका अंडा एवं डिंभंग के दौरान रेशम कीट रेशम का उत्पादन नहीं करता है। रेशम का उत्पादन मुख्य रेशम कीट कोशिक की अवस्था में करता है। पुनः बढ़ने पर यह कोशिक को काटकर बाहर निकाल जाता है, जिससे रेशम खराब हो जाता है।
हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग, डायबिटीज, हेमो हेमरोन की गड़बड़ी, रिकेट्स, हीनतंजंत रोग, रिंगवर्म, कविकी संक्रमण। हेमो हेमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। इसमें रोगी की रक्त के जमने की क्षमता कम हास्य होता है तथा यह ज्यादातर पुरुषों में पाया जाता है। डायबिटीज रोग प्रक्रियाज में स्थित इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाले लंगरहैंस की दीपिकाओं में उत्पन्न विकार से होता है। सूखा रोग प्रायः बच्चों में होता है जो हीनताजन्य रोग है। वयस्क में यह के रूप में होता है। यह विटामिन डी की कमी से होता है। रिकवर्मन का कारण कविकी संक्रमण है। इससे चमड़ी पर एक धब्बा सा उभरता है एवं दरदरें पड़ने लगती है। रक्त एवं ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को मिलीग्राम डेसीलीटर में मापा जाता है। सामान्यतः ग्लूकोज स्तर में 80 से 100 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है। इंसुलिन द्वारा रक्त में ग्लूकोज शर्करा को नियंत्रित किया जाता है। इंसुलिन अग्न्याशय के भाग लैंगरहांस की दीपिकाओं द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन है जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट वाले भाग को पचाकर शर्करा में परिवर्तित करा देता है। अन्तःस्रावित ग्रंथियां की सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सी जन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, अग्न्याशयक, इंसुलिन, अधिवृक्क, कार्टिसोन। जन्म ग्रंथि में प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। अग्न्याशय के से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अधिवृक्क से कार्टिसोन नामक हार्मोन निकलता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। लैक्टिक एसिड यौन संचय, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचयन हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। कृषि, पशुपालन एवं डेयरी, कपास के कीट रोधी पौधों आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निषिक्त कर निर्वाचित किए गए हैं जो लिया गया है बी जीवाणु से। भारत सरकार द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित कीट प्रबंधन के तहत फसल संरक्षण कार्यक्रम लागू किया गया है। इससे चावल, कपास, दाल तथा सब्जियों को सम्मिलित किया गया है। कपास में कीटों रोधी पौधों को जीवन जीने में
पूर्ववरिष्ठ कर तैयार किया गया है। कंप्यूटर्स के समृद्धि समान तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बन जाता है 8 आधारित अंकों का 8 बिटों के समूह को बाइट कहते हैं तथा कम से कम 2 बाइटों में मिलकर बाइनरी शब्द बनता है। बाइट 10 या बाइट 2 8 बिट्स 1 किलोग्राम 1024 बाइट 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बीच श्रीलंका में बाइट एक संचालित यूनिट है। इस प्रकार किसी कैरेक्टर का प्रतिनिधित्व 6 बिट बाइट से या किसी आदेश का 8 बिट बाइट से किया जाता है। अतः कंप्यूटर द्वारा संचालित सूचना एक सिंगल यूनिट है। कंप्यूटर के समर्थक को बाइट्स की संख्या के टर्म में मापते हैं। साधारणतः इसे किलोबाइट्स या मेगाबाइट मापते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? नील हरित शैवाल धान के खेतों में उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। यह क्लोरोफिल युक्त पौधे हैं जो जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज लवण को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। नील हरित शैवाल को खेत में डालने से यह मृदा को जीवाणुयुक्त बना देता है जिसमें धान के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। एजोबाक्टर एसोस्पाइरिंग तथा केरोसिडिंग आदि जीवाणु की कुछ प्रजातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। राइजोबियम का प्रयोग एल्यूमिनियम पौधे के साथ होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। हाइब्रिडो प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है। एक क्लोरीन परीक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए कोशिका संलयन तकनीकी का विकास 1975 ईस्वी में डॉक्टर मिलस्टोन कॉलोसर जिम द्वारा किया गया है। इस तकनीकी के अंतर्गत बहु आणविक पदार्थ किसी जीव में प्रवेश कराया जाता है जिसे जैविक उत्पादन होता है। इस विधि में वायसराय बैक्टीरिया इत्यादि सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाले रोगों का निदान संभव है।